चेक बाउंस केस जो है वो एक टेक्निकल केस है और एक ही पॉइंट पर कंप्लेनेंट जीत सकता है और एक ही पॉइंट पर जो है एक्यूज्ड भी जीत सकता है। और चेक बाउंस के केस में काफ़ी सारी लिमिटेशन होती है कि चेक को 3 महीने के अंदर लगाना है और साथ में ही अगर वो बाउंस हो जाता है तो अगले 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो लीगल नोटिस इशू करना होता है। और साथ में ही अगर आप लीगल नोटिस इशू कर देते हैं तो उसके 15 दिन तक आपने वेट करना है कि एक्यूज जो है वो पेमेंट देगा या फिर नहीं। अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं देता तो उससे अगले 30 दिन के अंदर अंदर आपको चेक बाउंस का केस भी फाइल करना होता है। तो इस तरीके से चेक बाउंस के केसेस में काफ़ी सारी लिमिटेशंस होती हैं और अभी हाल फिलहाल में एक और लिमिटेशन चेक बाउंस के केस के रिगार्डिंग आ गई है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या है वो लिमिटेशन और किसके फेवर में वो आई है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंगरोल। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है के हेमावती वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। 6 सितंबर 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। तो इस केस में अपराधी ने कंप्लेनेंट से पैसे लेने के बाद 25/7/2012 को एक प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया कि मैं आपको जो है वो दिसंबर 2016 में पेमेंट को वापस कर दूंगा। तो यहाँ पर जो अपराधी है उसने दिसंबर 2016 में कोई भी कंप्लेनेंट को पैसा नहीं दिया। उसने क्या किया कि 28/4/2017 को कंप्लेनेंट के फेवर में एक चेक इशू कर दिया और वो जो चेक था वो था 10 लाख रुपए का। और उस चेक को जब कंप्लेनेंट ने अपने बैंक में लगाया तो वो जो चेक है वो 15/5/2017 को बाउंस हो गया। तो यहाँ पर चेक बाउंस होने के बाद कंप्लेनेंट ने एक्यूज्ड को लीगल नोटिस दिया कि आपने मेरे इतने पैसे देने हैं। तो एक्यूज्ड ने लीगल नोटिस पर कोई भी पेमेंट नहीं की। तो यहाँ पर जो कंप्लेनेंट है उसने चेक बाउंस का केस एक्यूज्ड के खिलाफ डाल दिया। केस डालने के बाद जो अपराधी है वो क्वेशिंग पिटीशन में चला गया कि ये जो कंप्लेनेंट ने केस डाला है ये कोई भी केस नहीं बनता है, तो इस केस को खत्म किया जाए। तो उसकी क्वेशिंग पिटीशन को अलाउ कर दिया गया और वो इस ग्राउंड्स पे किया गया कि ये जो चेक है ये इशू किया गया है टाइम बार्ड डेप्ट के लिए। अब टाइम बार्ड डेप्ट क्या है? वो ये है कि अगर कोई भी पर्सन अगर दूसरे पर्सन को अगर पेमेंट देता है तो वो 3 साल के अंदर अंदर उस पर्सन को रिकवरी करनी होती है। कि मान लीजिए ए ने बी को कोई अमाउंट दिया है और वो 2012 में दिया है तो वो उस अमाउंट को 3 साल के अंदर अंदर रिकवर कर सकता है, लेकिन उसके बाद जो है वो एक टाइम बाद डेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो उसने पेमेंट दी थी वो 2012 में दी थी 25/7/2012 को। तो यहाँ पर जो उसके 3 साल पूरे होते थे वो होते थे 25/7/2015 तक। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यही कहा कि ये जो चेक इशू किया गया है ये टाइम बाद डेप्ट के लिए इशू किया गया है और यहाँ पर कोई भी एक्यूज्ड की लीगली इन्फोर्सेबल लाइबिलिटी नहीं बनती है। तो यहाँ पर इस ऑर्डर से एग्रीड होकर कंप्लेनेंट ने अपील फाइल की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टीज की तरफ से काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट हुए। कंप्लेनेंट की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे मेरा जो डेप्ट है वो भी दिन लिमिटेशन आता है कि इसने जब भी ये चेक इशू किया है तो इसकी जो लिमिटेशन है वो दोबारा से शुरू हो गई है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 25 क्लोज 3 यही कहता है कि अगर कोई भी एक पर्सन अगर किसी भी डेप्ट को उतारने के लिए कोई भी अगर प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट करता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करता है तो वहां से जो उसकी वैलिडिटी है वो दोबारा से रिवाइव हो जाती है। तो एक्यूज के खिलाफ जो है वो लीगल इन्फोर्सेबल लाइबिलिटी है और इसने जो चेक दिया है वो लाइबिलिटी को उतारने के लिए दिया है। और एक्यूज की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट्स थे कि यहाँ पर मेरी कोई भी लीगल इन्फोर्सेबल लाइबिलिटी नहीं बनती है और ये जो चेक है ये टाइम बाद डेप्ट को उतारने के लिए दिए गए हैं और जो मैंने प्रोमिसरी नोट दिया था वो भी एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ पर मेरी जो क्वेशिंग पिटीशन है उसको अलाउ किया जाए और इस केस को खत्म किया जाए। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज की तरफ से आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि ये जो डेप्ट है वो टाइम बाद डेप्ट है या फिर नहीं, ये ट्रायल कोर्ट में देखा जाएगा और दोनों पार्टीज जो हैं जब एविडेंस प्रोड्यूस करेंगी तो उस हिसाब से ट्रायल कोर्ट को देखना होगा कि ये जो डेप्ट है वो टाइम बार्ड में आता है या फिर नहीं आता है। और साथ में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लिमिटेशन का पॉइंट है जो कि टाइम बार्ड का पॉइंट है वो मिक्स्ड
क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। और साथ में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 482 सीआरपीसी की जो क्वेश्चन की प्रोसीडिंग्स है वो सिर्फ उन केसेस में लग सकती है जहां पर जो अमाउंट है वो नॉन रिकवरेबल होता है। जैसे कि कोई भी अगर इलीगल एक्ट होता है और उसके रिगार्डिंग अगर चेक इशू कर दिया जाता है तो वहां पर 482 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग क्वेश्चन के लिए चलाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो लिमिटेशन का पॉइंट है वो ट्रायल कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं इस वीडियो से, इस जजमेंट से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।